अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं अब्दुर्रहमान सर आज आप लोगों के लिए फिर से लेक्चर लेके हाज़िर हुआ हूँ। तो बच्चों आज हम 7th स्टैंडर्ड की बुक से हिस्ट्री का लेसन नहीं बल्कि सिविक्स का लेसन पढ़ने वाले हैं। सिविक्स का फर्स्ट लेसन जो कि आपके पेज नंबर 73 पर दिया हुआ है और जिसका टाइटल है अपने दस्तूर का तारुफ। तो बच्चों इसमें हम लोग दस्तूर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको पता है कि दस्तूर जो हमारे डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा है और अम्बेडकर को ही दस्तूर का मेमार भी कहा जाता है। तो चलो हम लोग पढ़ के देखते हैं इस सबक में क्या है। आप लोग टेक्स्ट बुक साथ में रखिएगा, चलते हैं। तो हम जो पढ़ने वाले हैं उस सबक का नाम है अपने दस्तूर का तारुफ। और बच्चों हम इसमें पढ़ने वाले हैं दस्तूर के बारे में। दस्तूर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, ये इमेज उसी का है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है और उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन को दस्तूर कहा जाता है। तो हम जो पढ़ने वाले हैं ये इस किताब के बारे में पढ़ने वाले हैं या दस्तूर के बारे में कि दस्तूर कैसे बना, उसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से कवानीन लिखे हैं, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी और ये कब लिखा गया, किसने लिखा, ये सारे तारुफ आज हम पढ़ने वाले हैं इस सबक में। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके पहले पॉइंट से। इसका पहला पॉइंट क्या है? दस्तूर का मफ़हूम। देखो इसमें लिखा है साफ साफ कि मुल्क के मामला से मुताल्लिक़ कवानीन और तरमीमात यकजा शक्ल में जिस किताब में दर्ज होते हैं उसे दस्तूर या आइन कहते हैं। तो आइन भी दस्तूर को ही कहा जाता है, यानी ये किताब है और इस किताब में जो है ना सारे कवानीन और कवानीन में क्या क्या तरमीमात हुए, क्या क्या इम्प्लीमेंट चेंजेस आए, ये सारे इस दस्तूर की किताब में लिखे हैं। यानी काम काज से लेकर शादी ब्याह और मौत, पैदाइश, यानी हर ज़िंदगी इंसान कैसे बिताते हैं ये सब, जैसे मतलब इस किताब में जो लिखा है वो पूरा लाइफ कैसे बिताना है अपने एक हिंदुस्तानी को, इसमें लिखा हुआ है। बिज़नेस करता है तो किस हिसाब से, कहीं रहता है तो किस हिसाब से। तो ये तारुफ से ही समझ में आता है कि कवानीन और तरमीमात को यकजा करके एक शक्ल में, किताब के शक्ल में लिख दिया गया है, उसी को दस्तूर कहा जाता है। अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है दस्तूर के कवानीन के मौज़ूआत। तो यानी इसमें जो कानून है उसके मौज़ूआत क्या है वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें देखो क्या है कि पहले तो इसमें हम लोग शहरियत यानी शहरी, जो हम भारतीय है, हम यहाँ पर भारतीय शहरी हुए और हमारे पास भारतीय होने के साथ साथ यानी इंडियन होने के साथ साथ हमारे पास कुछ हक़ है, कुछ हुकूक है। जैसे हम इंडियन है तो हमको वोट दे सकते हैं, हम जब 21 साल के हो जाएंगे तो वोट दे सकते हैं और भारत में हम कहीं भी जाके रह सकते हैं, हम आज़ादी से कहीं भी तकरीर कर सकते हैं। ये सारे जो है हुकूक में आता है और ये इनके मौज़ूआत में शामिल है। उसके बाद शहरियों और हुकूमत के दरमियान क्या ताल्लुक़ है हम इससे पता कर सकते हैं, इसमें लिखा है। और हुकूमत के कानून साजी के मौज़ूआत और हुकूमत क्या क्या इंतखाबात करते हैं, हुकूमत की हद क्या है, हुदूद क्या है और हुकूमत के पास क्या क्या इख्तियार है, ये सारी चीज़ें इसमें दर्ज है। यानी हम इन सब चीज़ों को दस्तूर अगर हम मालूम पड़ जाए, दस्तूर में जाके देख सकते हैं। हम भारतीय हैं, हमको हक़ है कि हम दस्तूर के हिसाब से अपनी लाइफ को चला सकते हैं, है कि नहीं। हम भारत में कहीं भी रह सकते हैं, वोट दे सकते हैं, ये हमारा हक़ है। अब इसके बाद जो हमारा पॉइंट है, यानी ये मौज़ूआत में इतने थे, इसके बाद जो हम पॉइंट पढ़ने वाले हैं, तो अब जो हमारा नया पॉइंट है वो है दस्तूर की ज़रूरत। तो दस्तूर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? यानी जब अंग्रेज़ों का हुकूमत था हिंदुस्तान पे, तो अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से हिंदुस्तानियों को चलाया, यानी हिंदुस्तान में कामकाज, ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब स्टार्ट किया और उनके हिसाब से सारे कानून चलते थे। लेकिन हमको जैसे पता चला कि हम आज़ाद होने वाले हैं तो फिर हमने सोचा कि चलो हमारा भी कुछ दस्तूर होगा, तो वो दस्तूर की ज़रूरत पड़ी। तो अब दस्तूर जब बन गया, दस्तूर की ज़रूरत पड़ी, तो दस्तूर में क्या क्या है या उसको चलाने के क्या फ़ायदे, हम देखते हैं पॉइंट वाइज।
पहला पॉइंट क्या है कि हुकूमत को कवानीन के दायरे में रहते हुए अपना काम काज चलाना होता है, जिसकी वजह से उसे हासिल हुकूक और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के अमकानात कम होते हैं। यानी क्या बोल रहा है कि हुकूमत भी क्या करेगा, जो कानून बना हुआ है, दस्तूर में लिखा हुआ है, उसके हिसाब से ही कामकाज चलाएगा। वो नाजायज़ तरीके से नहीं कर सकता। दस्तूर में जैसा लिख दिया उस हिसाब से ही हुकूमत भी अपना काम चला सकता। उसके बाद क्या बोल रहा है, दस्तूर में शहरियों के हुकूक और उनके आज़ादियों का ज़िक्र होता है। हुकूमत शहरियों के इन हुकूक को छीन नहीं सकती, इसलिए उनके हुकूक और आज़ादी महफूज रहती है। यानी दस्तूर में शहरियों के लिए कुछ हुकूक बनाए गए हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो हुकूमत या कोई भी छीन नहीं सकती है। अगर वो छीनेगी तो वो शहरी बोलेगा कि अरे नहीं, कानून तो लिखा हुआ है, मैं कर सकता हूँ ऐसा। उसको पता रहेगा कि दस्तूर में मेरे बारे में क्या क्या लिखा है, एक शहरी के बारे में क्या क्या लिखा है, और उन सारे हुकूक को हुकूमत छीन नहीं सकती है, ऐसा दस्तूर में लिखा है। फिर तीसरे पॉइंट में क्या है, दस्तूर के कवानीन के मुताबिक हुकूमत का कामकाज चलाना कानून की हुक्मरानी कायम करने जैसा है, क्योंकि इसमें इक़्तिदार के नाजायज़ इस्तेमाल या मनमानी की गुंजाइश नहीं होती। यहाँ पर क्या बता रहे हैं, इक़्तिदार जो रहेगा, यानी जो हुकूमत पर है बैठा हुआ, वो अपनी मनमानी नहीं कर सकता। वो कुछ अगर गलत करेगा तो हम बोल सकते कि दस्तूर में तो ऐसा नहीं लिखा है। आज जो चल रहा है देश में वो तो गलती हो रहा है, मतलब वो दस्तूर के ख़िलाफ़ ही किया जा रहा है, नए नए कानून बना रही है। तो अब हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, यानी हमको सिर्फ आवाज़ उठाना है, हमारा हक है तो वही कर सकते। तो लिखा है दस्तूर में कि कानून अपनी मनमानी नहीं कर सकता, लेकिन आज हो रहा है। चलो देखते हैं आगे पॉइंट, वो बहुत बड़ा मसला है। आगे, दस्तूर के मुताबिक हुकूमती कामकाज की पेश नज़र हुकूमत पर आम इंसान के एतबार में इजाफ़ा होता है और वह हुकूमती कामकाज में शरीक होने के लिए आमदा होता है। यानी दस्तूर के मुताबिक क्या है कि हुकूमत जो कामकाज करती है वो एक आम आदमी भी ध्यान रख सकता है और आम इंसान उसमें शामिल हो सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है, उसकी शमूलियत यानी वो शामिल भी हो सकता है। अब हम जाने वाले हैं नए पॉइंट की तरफ। दस्तूर में मतलब शहरियों के फ़राइज़ का तस्करा होता है, जिसकी वजह से शहरियों को ज़िम्मेदारियों का भी तयन हो जाता है। यानी हम शहरी हैं तो हमारी भी कुछ ज़िम्मेदारी होगी, ये भी दस्तूर में लिखा हुआ है। तो ठीक है, इसमें मतलब दस्तूर की जो ज़रूरत थी इसमें इतना ही पॉइंट था। अब आगे हम लोग चलते हैं, नया पॉइंट है हुकूमती अमूर यानी क्या। तो हुकूमती अमूर में किन बातों का शुमार होता है, ये पढ़ के हम देखते हैं। देखो क्या लिखा है, मुल्क की सरहद की हिफाजत करना, बैरूनी हमलों से मुल्क की हिफाजत करने से लेकर गरीबी दूर करना, रोज़गार के मौके पैदा करना, तालीम और सेहत से मुतालिक खिदमात, सनतों और कारखानों को फ़रोग़ देना, कमज़ोर तबक़ात का तहफ़्फ़ुज़, ख़वातीन और बच्चों आदिवासियों की तरक्की के लिए मनसूबाबंदी करने तक के बारे में हुकूमत को कानून साजी करना होती है। यानी देखो क्या क्या लिखा है, यानी मुल्क में अगर बाहर से कोई हमला कर रहा है, जैसे अभी चाइना वाले आ गए, तो इसकी भी हिफाजत करना, गरीब आदिवासी जितने हैं सबके मतलब खाने का इंतज़ाम, ज़िम्मेदारी, काम का इंतज़ाम कराना, रोज़गार का इंतज़ाम कराना, गरीबी दूर करना, तालीम के मतलब सहूलतें देना, सेहत, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़, सनत कारखाने वगैरह लगाना, और जो कमज़ोर तबक़ात है, पिछड़ी हुई जात, उनको भी मतलब रोज़गार देना, ये सारे हुकूमत के अमूर में है और हुकूमत को ये सब करना ही है। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हुकूमत करती है, लेकिन बहुत टाइम लगाती है और टाइम लगता भी है। तो ये सारे कामकाज यानी हुकूमत में शामिल है। अब हमारा अगला पॉइंट है दस्तूर साजी का पस मंज़र। देखते हैं इसमें क्या है। देखो पस मंज़र आपको पता है, मतलब बैकग्राउंड, यानी कैसे ये सीन बना, कैसे मतलब दस्तूर बनाया गया। तो भारत में देखो दस्तूर का कामकाज है ना 1946 में ही शुरू हो गया था। यानी हमको देखो आज़ादी मिली 1947 में, आपको पता है 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, तो हम हर साल 15 अगस्त को यौम आज़ादी मनाते। तो बोल रहे हैं ना, जैसे ही सबको पता चला ना कि आज़ादी मिलने वाली है, तो सब लोग पहले से ही मतलब ग्रुप बना कर जो रहनुमा थे हमारे, वो आज़ाद हो जाएगी भारत तो हम क्या करेंगे, कौन सा दस्तूर चलाएंगे, जो अंग्रेज़ों ने दस्तूर हमारे पे लागू किया वो नहीं, बल्कि हम अपना ही कुछ नया दस्तूर बनाएंगे।
तो उसके लिए उन लोगों ने दस्तूर के मुताबिक चलने के लिए एक मसूदा कमेटी बनाया। क्या बनाया? मसूदा कमेटी, एक कमेटी तश्कील दी जिसे दस्तूर साद मजलिस कहा जाता है। अब दस्तूर साद मजलिस देखते हैं इसमें क्या है। जैसे दस्तूर साद मजलिस में क्या है कि हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। उससे पहले हमको पता है अंग्रेज़ हुकूमत थे हमारे यहाँ, और अंग्रेज़ों ने मतलब बहुत सारी सहूलियात दी है, लेकिन वो अपने हिसाब से। और उन्होंने क्या किया था कि 3 मेन इलाके को या जगह को, जो फेमस जगह थे, नाम जिसका ज़्यादा था, उसको मेन मतलब अहम बना दिया। जैसे मुंबई, बंगाल, मद्रास, इसमें, ताकि इधर इधर अलग अलग मतलब लीडर बना देंगे और वो उधर वाले लोग उसको संभालेंगे बिज़नेस के हिसाब से या तरक्की के हिसाब से, ऐसा। अब इन इलाकों में क्या किया, देखभाल के लिए नुमाइंदे रखे गए और राजा वगैरह उधर नुमाइंदे रहते थे उसको, यानी इस किताब में लिखा है संस्थान रियासत या खुद मुख्तार रियासत कहा जाता था, और उसके देखरेख करने वाले को मुंतज़िम या हुक्मरां कहा जाता था। अब उसमें कितने लोग रहते थे, यानी जो मजलिस बनी दस्तूर साद मजलिस, उसमें 299 अरकान रहते थे, 299 मेंबर, 299 मेंबर। आपको खानापुरी वगैरह में भी या अपने जनरल नॉलेज के तौर पे भी याद रख सकते हैं। और इस दस्तूर साद मजलिस के जो सदर थे, सबसे पहले सदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये जो आपके सामने फ़ोटो दिख रहा है, याद रखो, ये हमारे दस्तूर साद मजलिस के सबसे पहले सदर, यानी सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। और जो दस्तूर बनाया मेन अहम, वो है हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। ये आपके सामने उनकी फ़ोटो दिख रही है। ये मसूदा कमेटी के सदर थे, और दस्तूर साद मजलिस के सदर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन एक कमेटी बनी थी मसूदा कमेटी, उसके सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर थे। देखो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को ही कौम का मेयार कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही दस्तूर लिखा है। और वो दूसरे मतलब जितने भी मुल्क है जिसके दस्तूर है, सब दस्तूर को पढ़कर उन्होंने क्या किया, वो काफ़ी पढ़े लिखे थे, तो पढ़कर उन्होंने सबकी अच्छी बातें ली और हमारे इंडिया का दस्तूर बनाया। और सब लोग दस्तूर बनाते टाइम, कानून बनाते टाइम उन्होंने सबका ख्याल रखा कि निचली जात वाले को क्या करना है और ऊंची जात वाले के साथ क्या करना है। देखो, उन्होंने तालीम को आम किया। पहले कैसा था कि सिर्फ ब्राह्मण लोग तालीम हासिल कर सकते थे, औरतों को तालीम करना हासिल करना इजाज़त नहीं थी। तो ये सारे कानून को हटा दिया अम्बेडकर ने, कहा नहीं, सब बराबर है, सब तालीम हासिल कर सकते। वो खुद भी एक पिछड़ी जात, दलित जात से थे, तो उन्होंने कहाँ कहाँ जाके तालीम हासिल किया, तो उन्होंने ही ये दस्तूर बनाया। और मतलब बहुत ही अच्छा कानून बनाया उन्होंने, सब लोगों को मद्देनज़र रखते हुए उसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए, इसीलिए उनको दस्तूर का मेमार कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि दस्तूर का मेमार कौन है, तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर दस्तूर का मेमार है। अब देखो, दस्तूर के बारे में बता रहे हैं कि दस्तूर बनाने से पहले 26 नवंबर 1949 को ये भारतीयों पर नाफिज किया गया। 26 नवंबर 1949, ये भी डेट याद रखना। और इसलिए 26 नवंबर को यौम दस्तूर के तौर पे मनाया जाता है। जैसे हमें यौम आज़ादी, यौम जमहूरिया मनाते, तो यौम दस्तूर भी मनाया जाता है 26 नवंबर, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ये अपने भारत में नाफिज हुआ आज़ादी के बाद। 1949 आज़ादी के बाद का साल है, तो इस तरीके से। और उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने 1 जनवरी 1950 दस्तूर जो है कानून में शामिल किया गया, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को यौम जमहूरिया मनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस सबक में इतना ही था। आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखाई जा रही है जो कि हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो सदर और वज़ीर आज़म बने, उनका फ़ोटो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे सबसे पहले वज़ीर आज़म, उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल है, फिर मौलाना आज़ाद और सरोजनी नायडू, ये सारे हमारे भारत के बड़े बड़े अहम सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म रह चुके हैं। ठीक है, इसके सवाल जवाब हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।